हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी एंजाइमों की खोज, उनकी परिभाषा और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। आज अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं एंजाइमों की विशेषता के बारे में। यहाँ से आपको डेफिनेटली 1 नंबर का छोटा प्रश्न मिलेगा, किसी न किसी एक पर्टिकुलर विशेषता पे आधारित एक छोटा प्रश्न आपको मिल सकता है। तो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं एंजाइमों की विशेषताएँ। इसमें सबसे पहले नंबर आता है प्रोटीनी प्रकृति। पिछले वीडियो में भी अपन ने बात की थी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बात तो बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन अपवाद भी हैं, यानी कि मैक्सिमम एंजाइम या अधिकांश एंजाइम प्रोटीनी प्रकृति के हैं, अर्थात प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और वास्तव में प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप निर्मित होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइबोजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो एंजाइम है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सेच एंड अल्टमान। ये आरएनए जो कि एंजाइम के रूप में काम करता है। इसके अलावा एक और एंजाइम है बैक्टीरियल 23S आरआरएनए, जो कि ट्रांसलेशन के दौरान, यानी कि पिछली 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था प्रोटीन निर्माण या अनुवादन की प्रक्रिया में जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, जो कि 23S आरआरएनए द्वारा निर्मित होता है, वो भी एंजाइम के रूप में कार्य करता है। लेकिन वो प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता, वो किससे बना हुआ होता है? आरएनए से। तो आप नाम याद रखेंगे यहाँ पे, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। इसके बाद बात आती है कोलोइडल प्रकृति। एंजाइम जो हैं प्रोटीनी प्रकृति के साथ साथ कोलोइडी प्रकृति भी दर्शाते हैं, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ यानी कि क्रियाधार के साथ सरलता पूर्वक एंजाइम जो प्रक्रिया होती है इनकी वो आसानी से संपन्न करते हैं, और जो अभिक्रिया दर है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब बात आती है साइज की। तो साइज की अगर अपन बात करें तो आपको एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखनी है, एंजाइम का साइज सदैव बड़ा होता है क्रियाधार के साइज से, यानी कि जो कि क्रियाधार है या जो उत्पाद बनाने वाला है आगे, उसकी तुलना में एंजाइम का साइज कई गुना बड़ा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन आणविक भार की। तो प्रोटीन प्रकृति की वजह से जो एंजाइम है उनका आणविक भार काफ़ी अधिक होता है, जो कि लगभग 6000 डाल्टन से लेकर के 45 लाख डाल्टन तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम की अगर अपन बात करें तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज 45 लाख डाल्टन। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाला फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज जो एंजाइम है, इसका मिनिमम, यानी कि ये मैक्सिमम और इसका मिनिमम होता है, जो कि होता है लगभग 6000 डाल्टन। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बहुत बार आता है, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर वेट का जो एंजाइम है उसका नाम बताइए, या निम्न में से कौन सा एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होता है। तो आपको याद रखना है 45 लाख डाल्टन, और एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब बात आती है विशिष्टता की, कि जो एंजाइम है वो जब किसी अभिकारक या क्रियाधार पर क्रिया करते हैं तो वो विशिष्टता दर्शाते हैं। अब विशिष्टता जो है वो निम्न 4 प्रकार की बताई गई है। एक एब्सोल्यूट, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं निरपेक्ष स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता। दूसरा आता है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, यानी कि बंध निरपेक्षता। एक आता है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि समूह विशिष्टता। और एक आता है 3 डायमेंशनल स्पेसिफिसिटी, यानी कि त्रिविम विशिष्टता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन निरपेक्ष विशिष्टता की। यहाँ क्या है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही क्रिया को, प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, वो उस सबस्ट्रेट के अलावा किसी दूसरे पर क्रिया नहीं करता। फॉर एग्जांपल अब अगर अपन बात करें जैसे कि यूरिएज एंजाइम है, ये केवल और केवल यूरिया के जल अपघटन की क्रिया को ही प्रेरित करता है, इसके अतिरिक्त इसके द्वारा अन्य कोई अभिक्रिया उत्प्रेरित नहीं की जाती। अब आता है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। तो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी की अगर अपन बात करें तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बंध विशेष पर ही क्रिया करते हैं। इसके लिए अपन अगर एग्जांपल लें तो एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लिएज। अब राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, आगे 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं
कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके दो पोलराइज सिरे होते हैं, एक 5' और एक 3'। तो ये क्या करता है, 3' की ओर से या 5' की तरफ से जो भी इनकी स्पेसिफिसिटी होती है, तो यहाँ ये क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, कौन सा बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ते हुए एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता जाता है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अब आता है समूह विशिष्टता यानी कि ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तो बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पर क्रिया करते हैं, जैसे कि एक एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो हेक्सोस शर्करा यानी कि जो 6 कार्बन युक्त जितनी भी शर्कराएं हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया या अदर जितनी भी जो 6 कार्बन युक्त शर्कराएं हैं उन सब पर क्रिया करता है, यानी कि उनके फॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाता है। अब इसके बाद आता है त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारी जो शुगर हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो एल फॉर्म में यानी कि लेवो रोटेटरी और डी फॉर्म में यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्थात जिसको आप वामावर्तीय और दक्षिणावर्तीय उनका ओरिएंटेशन कहते हैं। तो बहुत सारे जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है यानी कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने वाले अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है वो केवल और केवल एल अमीनो एसिड्स पर क्रिया दर्शाते हैं, लेकिन डी अमीनो एसिड पर क्रिया नहीं दर्शाते। अब विशिष्टता के बाद में अगर अपन बात करें तो पीएच। अब जो पीएच है, मैक्सिमम एंजाइम या बहुत सारे जो एंजाइम है वो न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं, कुछ एसिडिक यानी कि अम्लीय पीएच पर काम करते हैं और कुछ एल्केलाइन पीएच यानी कि क्षारीय पीएच पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर अपन बात करें ग्लाइकोलाइसिस जो कि श्वसन के दौरान होने वाली एक क्रिया का पहला चरण है, उसकी अगर अपन बात करें, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल की अगर अपन बात करें, इसके अलावा ईटीएस की अगर अपन बात करें, तो इनमें भाग लेने वाले जो एंजाइम हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल यानी कि उदासीन पीएच पर काम करते हैं, जो कि लगभग जिसकी वैल्यू क्या होती है, pH 7। एसिडिक पीएच की अगर अपन बात करें तो जो अपने टाइलिन है वो एसिडिक पीएच पर काम करता है, जिसकी वैल्यू 4 से लेकर के 6 के बीच में हो सकती है। इसके अलावा पेप्सिन हार्मोन है वो मैक्सिमम पीएच यानी कि हाईली एसिडिक मात्रा पे या हाईली एसिडिक मीडियम में काम करता है, जिसकी वैल्यू पीएच बराबर क्या होती है, 2 होती है। अब अगर अपन बात करें एल्कलाइन की, तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम है जैसे कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एरिप्सिन है, जो कि छोटी आंत में पाचन के दौरान काम करने वाले विभिन्न पाचक एंजाइम है। या अगर अपन पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइमों की बात करें तो वो ज़्यादातर जो है वो सभी एल्कलाइन पीएच यानी कि मोर देन 7 पीएच पर काम करते हैं, यानी कि 7.5 हो सकती है, 8 हो सकती है या आगे भी हो सकती है। तो पीएच की अगर अपन बात करें तो ये एंजाइमों की विशिष्टता है कि अलग अलग एंजाइम कुछ उदासीन पीएच पर काम करते हैं, कुछ अम्लीय पीएच पर काम करते हैं और कुछ आपके जो क्षारीय पीएच है वहाँ काम करते हैं। अब इसके बाद आती है बात टेम्परेचर की। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है एंजाइम ऑप्टिमिटी, जिसको आप हिंदी में आप किताब में पढ़ेंगे एंजाइम इष्टता, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम जो रिएक्शन है या जो मैक्सिमम एक्टिविटी वो शो करता है, और वो होती है लगभग 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस। ये इनके लिए अनुकूलतम तापमान है। किसी भी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया के संपादित होने या उच्चतम मैक्सिमम रेट से संपादित होने के लिए उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री। अब यदि अपन पहली कंडीशन लें, टेम्परेचर को अपन ने लो कर दिया, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया, तो एंजाइम एक्टिविटी यानी कि एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ एंजाइम की जो संरचना है या हम ये कहें कि एंजाइम विकृत, वो यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद में यदि हम यहाँ अगर अपन बात करें टेम्परेचर बढ़ाने की, तो सपोज कीजिए पहली कंडीशन में आपने टेम्परेचर कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, तो इस स्थिति में अभिक्रिया की दर एक बार बढ़ेगी, यानी कि क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आपने फिर बाद में क्या किया, और भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया और लगभग टेम्परेचर आप ले गए 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहाँ अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी और जो एंजाइम हैं आपके वो यहाँ पर विकृत हो जाएंगे, यानी कि डीनेचर्ड हो जाएंगे, अर्थात उनकी जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए थे वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के एंजाइम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डीनेचर होकर के अभिक्रिया करवाना या अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब इसके बाद आता है एनहांसर एंड साइलेंसर, यानी कि प्रेरक और संदमक। अब प्रेरक और संदमक, तो प्रेरक और संदमक के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे कि ये एक एंजाइम है, सपोज कीजिए ये एक एंजाइम है, तो यहाँ जो एंजाइम है इसकी एक अपन ने एक मॉडल टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। तो ये जो यहाँ जो साइट है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, इसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट।
और एक जो साइट होती है एंजाइम की वो होती है एक्टिव साइट। कौन सी साइट होती है? एक्टिव साइट। इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय स्थल। इसके हिंदी के लिए जो शुद्ध शब्द है वो देखना पड़ेगा अपने को। तो एलोस्टेरिक जो यहाँ एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट जुड़ता है और इसके अलावा आपका जो एक्टिवेटर होता है, यानी कि जो किसी एंजाइम का जो सक्रिय होता है वो होता है। कुछ एंजाइमों में सक्रिय करने के लिए सबस्ट्रेट या क्रियाधारी सक्रिय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें एलोस्टेरिक साइट की, तो एलोस्टेरिक साइट पे या तो जुड़ता है आकर के एनहांसर या जुड़ता है साइलेंसर। अब एनहांसर और साइलेंसर की अगर अपन बात करें तो अगर एनहांसर यानी कि प्रेरक आकर के जुड़ता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और यदि संदमक आकर के जुड़ता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम, जैसे कि अगर अपन बात करें साइटोक्रोम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, यदि यहाँ पर आयरन अगर आकर के जुड़ता है तो वो यहाँ एनहांसर का काम करता है, और यदि यहाँ पर साइनाइड साइनाइड अगर आकर के जुड़ता है तो ये यहाँ साइलेंसर यानी कि संदमक का काम करता है। तो एंजाइम की अगर अपन बात करें तो ये जो एंजाइम की विशिष्टता है वो ये है कि हम दूसरे जो रासायनिक पदार्थ हैं या जो दूसरे जो सहकारक या जो कुछ मिनरल्स हैं उनकी सहायता से एंजाइम की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी अभिक्रिया को प्रेरित भी कर सकते हैं, या उसकी अभिक्रिया को निरोधन या इनहिबिट करके, संदमित करके उसकी दर को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। थैंक यू।